और अब बारी है खबरों के रोलर कोस्टर की, जिसका नाम है बिग एंड बोल्ड। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। हर वो खबर जो आप चाहते हैं उस अंदाज में जैसे आप चाहते हैं, यहां बिग एंड बोल्ड में अब आपके सामने होगी। सबसे पहले दिखाता हूं आज दिन भर की वो खबरें जो रही बिग एंड बोल्ड। सबसे पहले आपको बताऊंगा हिस्ट्री शीटर और यूपी के बांदा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी का राइट हैंड कचहरी में मारा गया। अब अगला नंबर किसका होगा ये भी बताएंगे। मुख्तार अंसारी पर कैसे चढ़ा अतीक का भूत, क्या उसे अब न भूख लग रही है न प्यास, डिप्रेशन में क्यों है मुख्तार। बात मुगल बादशाह औरंगजेब पर मचे बवाल की भी होगी, बताएंगे क्या 2024 को देखकर औरंगजेब जिंदा किया जा रहा है। साथ ही आपको आज जानने के लिए मिलेगा सचिन पायलट का विमान ऑटो मोड में है क्या, और ऐसे में उसकी सेफ लैंडिंग किधर होने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात बिग एंड बोल्ड में इस बिग एंड बोल्ड स्टोरी की। लखनऊ सिविल कोर्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी के राइट हैंड संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जीवा के शरीर में 5 से ज्यादा गोलियां दागी गई। एक गोली जीवा के सीने में लगी। गोली लगने के बाद अस्पताल में हुई संजीव जीवा की मौत। इस घटना में एक बच्ची को भी लगी गोली। घटना में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी है और हमलावर विजय यादव वकील की वेशभूषा में पहुंचा था कोर्ट। जीवा को गोली मारने के बाद हमलावर गिरफ्तार हुआ। जौनपुर के केराकट का रहने वाला है विजय यादव। आरोपी को गिरफ्तार कर जीवा की हत्या की पड़ताल में पुलिस अब जुट गई। और ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता होते थे, उनकी हत्या का आरोपी था गैंगस्टर संजीव जीवा। आनंद राय हत्याकांड में भी आया था नाम। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में होती थी जीवा की पेशी, लेकिन उसके बावजूद संजीव जीवा को आज गोली मार दी गई। संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी का दावा है कि कुछ दिन पहले ही जताई थी पति की हत्या की आशंका। जेल में बंद संजीव जीवा के लिए की थी सुरक्षा की मांग। षड्यंत्र के तहत अपने पति की हत्या होने की जताई थी आशंका। संजीव जीवा की पत्नी पायल आरएलडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी है 2017 विधानसभा चुनाव का। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं लखनऊ शूटआउट में मारा गया संजीव जीवा कौन था और उसका मुख्तार अंसारी के साथ कनेक्शन कैसा था। मुजफ्फरनगर के रहने वाले संजीव माहेश्वरी और संजीव जीवा का कनेक्शन गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी से है। 90 के दशक में इसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बनाना शुरू किया। ये वहां के क्लिनिक में कंपाउंडर का काम करता था और दवाइयों की पुड़ियां बांधते बांधते एक दिन उसने अपने मालिक को ही बांध लिया और अगवा करके ले गया। उसके बाद संजीव जीवा ने कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे को अगवा कर 2 करोड़ रुपए की, उस जमाने में 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी और इससे सनसनी मच गई थी। फिर 1997 में संजीव का नाम बीजेपी के बड़े नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसी दौरान वो मुन्ना बजरंगी और मुख्तार के गैंग में घुसा और मुख्तार का खासम खास हो गया। इसके अलावा कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी इस गैंगस्टर का नाम आ चुका है। संजीव जीवा लंबे वक्त से जेल में बंद था और आज पेशी के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर मुख्तार से जुड़ी हुई। जेल में बंद मुख्तार अंसारी को सता रहा है डर, डिप्रेशन में है मुख्तार। उम्र कैद की सजा के बाद से मुख्तार ने साध ली है चुप्पी। इशारों में सिर हिलाकर बताता है हाँ या ना करता है। अवधेश राय हत्याकांड का फैसला आने के बाद से सदमे में है मुख्तार। डिप्रेशन की वजह से जेल में ही करवाया जा रहा है अब उसका इलाज। और अगली अहम खबर खिलाड़ी प्रदर्शन से जुड़ी हुई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ खिलाड़ियों की मुलाकात खत्म हुई। कई मुद्दों पर सहमति बन गई। 15 जून तक किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे खिलाड़ी। महिला खिलाड़ियों को मिलेगी पूरी सुरक्षा। खिलाड़ी चाहते हैं कि 15 जून तक मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी जाए, तब तक वो किसी तरह के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। खेल मंत्री के साथ सकारात्मक रही खिलाड़ियों की बातचीत। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। हिंसा को लेकर क्या खबर है। पथराव करने वाले पुलिस हिरासत में और हालात अब काबू में बताए जा रहे हैं। औरंगजेब की तारीफ वाले स्टेटस के बाद बढ़ा था यहां पर तनाव। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने बुलाया था बंद। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के दौरान की गई थी पत्थरबाजी। कोल्हापुर हिंसा पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। कुछ जिलों में औरंगजेब के समर्थक पैदा हुए। साजिश रचने वालों को ढूंढकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने लोगों से कानून को हाथ में न लेने की
गुजारिश भी की। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर बालासोर रेल हादसे से जुड़ी हुई। हादसे के बाद पहली बार पटरी पर लौटी कोरोमंडल एक्सप्रेस। कई लोग तो हाथों में भगवान की मूर्ति लेकर सफर करते हुए दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल के शालीमार से चेन्नई के लिए रवाना हुई ट्रेन 2 जून के हादसे के बाद ट्रेन की पहली यात्रा है। हादसे में गई थी 250 से ज्यादा लोगों की जान, करीब 900 लोग हुए थे जख्मी। युद्ध स्तर पर किया गया पटरियों की मरम्मत का काम। और बालासोर रेल हादसे की जांच के लिए बनाई गई टीम के एक इंजीनियर ने सिग्नल फेल होने के दावे पर असहमति जताई। ये 5 लोगों की उस टीम का हिस्सा थे जिसमें इंजीनियर ने अपने इस डिसेंट नोट में असहमति जताई है। और उसमें नोट में क्या लिखा गया है वो मैं आपको बहुत जल्दी से बताता हूं। इंजीनियर का नोट कहता है कि वो इस हादसे में जो वजह बताई जा रही है उससे सहमत नहीं है। बाकी 4 अपने साथियों की राय से सहमत हैं। रिपोर्ट में डेटा लॉगर के बारे में बात है। इसके लिए उन्होंने डेटा लॉगर का हवाला दिया और कहा कि रेलवे के सिग्नल सिस्टम की निगरानी करने वाली ये तकनीक है। ये डेटा को स्कैन, स्टोर और प्रोसेस करती है और उस डेटा का इस्तेमाल रिपोर्ट बनाने में किया जा सकता है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन में जाने का सिग्नल था जहां पहले से मालगाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन इंजीनियर महंता ने अपने नोट्स में लिखा था कि पॉइंट नंबर 17A के लिए यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए लूप लाइन पर जाने का ग्रीन सिग्नल नहीं था। हो सकता है हादसे के बाद किसी ने इसे बदल दिया। और अब अगली अहम खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से खबर आ रही है, ट्रेन से ही जुड़ी हुई है। जबलपुर में पटरी से उतरी मालगाड़ी की 2 बोगियां। LPG से भरी हुई थी मालगाड़ी। गैस फैक्ट्री के अंदर रैक को खाली करने जा रही थी मालगाड़ी। फैक्ट्री के मेन गेट पर हुआ हादसा। देर रात की खबर है। रेलवे के अधिकारी वहां पहुंचे और राहत बचाव के काम में हिस्सा लिया। हादसे में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। और उधर झारखंड बोकारो में भी एक बड़ा रेल हादसा टल गया। रेलवे क्रॉसिंग के पास फाटक से टकराया एक ट्रैक्टर। उसी वक्त वहां से गुजर रही थी दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी। हादसे में रेल की पटरियों और फाटक के बीच फंसा रहा ट्रैक्टर करीब 45 मिनट तक रुकी रही राजधानी एक्सप्रेस। और अब अहम खबर मौसम के मिजाज को लेकर आपको बता दूं। देश के अलग अलग हिस्सों में बदला हुआ है मौसम का मिजाज। कहीं बारिश की चेतावनी तो कहीं भीषण गर्मी से होना पड़ सकता है 2-4। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर, मुंबई में अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश का जताया अनुमान। इसके अलावा ओडिशा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी। कोलकाता में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान और दिल्ली के लोगों को जल्द भीषण गर्मी से होना पड़ सकता है 2-4। इधर अरब सागर से उठे एक तूफान ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। अगले 24 घंटे के अंदर यह तूफान बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यह तूफान कितना खतरनाक है और कौन से इलाके इसकी जद में है एक बार बहुत जल्दी से आपको बताता हूं। अरब सागर से उठे इस तूफान को बिपरजॉय नाम दिया गया है और यह नाम बांग्लादेश के मौसम वैज्ञानिकों ने दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक यह तूफान कल यानी 8 जून की सुबह तक चक्रवाती में तब्दील हो सकता है और 9 जून तक यह प्रचंड रूप ले सकता है, यानी कुछ इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है। भारत में इसका सीधा असर केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में देखा जा सकता है। इसके अलावा कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में भी इसका असर हो सकता है। उन इलाकों में मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए हिदायत दे दी गई है। जब यह तूफान अपने चरम पर होगा तो उस समय 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इस तूफान का असर मानसून पर भी पड़ेगा और केरल के तट से मानसून तय वक्त से कुछ दिन बाद टकराएगा। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड क्विक चेक। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने मुस्लिम कारोबारियों की दुकानों पर पोस्टर चिपकाकर 15 जून तक दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद मुस्लिम परिवारों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। अमरोहा में सांप्रदायिक बवाल के मामले में पुलिस ने 115 लोगों पर FIR दर्ज कर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पूजा पाठ करने को लेकर पथराव में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से शादी की ख्वाहिश रखने वाली MBBS स्टूडेंट और भजन गायिका शिवरंजनी तिवारी आज अपनी कलश यात्रा लेकर चित्रकूट से बागेश्वर धाम के लिए निकल चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, बाबा जो भी कहेंगे उसका समर्थन करूंगी। मध्य प्रदेश में दमोह के गंगा जमुना स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों ने किया खुलासा। स्कूल का पूरा जोर इस्लामिक शिक्षा पर था। सभी बच्चों को इस्लामिक दुआ अच्छे से याद कराई गई, जबकि अधिकतर को गायत्री मंत्र ठीक से याद नहीं। इस मामले में पुलिस FIR करने की तैयारी कर रही है। एक्टर नसीरुद्दीन शाह के फिल्म फेयर अवार्ड को लेकर दिए गए बयान पर मनोज वाजपेयी, सुभाष घई और एकता कपूर ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा, फिल्म फेयर मिलना सम्मान की बात है। दरअसल इससे पहले एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म फेयर ट्रॉफी की तुलना वॉशरूम के हैंडल से की थी। और बिग एंड बोल्ड में अब आपको ले चलता हूं सियासी दुनिया की तरफ और यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने कहा है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने कभी न
बीजेपी के साथ चलकर न दिखाया हो। क्या है पूरी खबर देखिए बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स में। पहली अहम खबर सोर्सेस के हवाले से आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के बीच हो सकता है गठबंधन। जेडीएस ने बीजेपी से मांगी 4 लोकसभा सीटें। बीजेपी सोर्सेस का दावा, जल्द ही जेडीएस के साथ कर्नाटक में गठबंधन पर होगा फैसला। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से 4 साल में राजस्थान के 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। विधानसभा में गहलोत सरकार का जवाब, बीजेपी ने खड़े किए सवाल, पूछा 2 साल से पेश हो रहा है अलग कृषि बजट, फिर भी किसान बेहाल क्यों हैं? और अगली बिग एंड बोल्ड खबर यह कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती नजर आ रही है। खबर है कि चुनावी साल के लिए कांग्रेस का धार्मिक कैलेंडर भी तैयार है। कांग्रेस के धार्मिक कैलेंडर में क्या कुछ है वो आपको बताते हैं। राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा निकालेगी और इंदौर से इसकी शुरुआत होगी। पिछले 6 महीने में हर जिले में पार्टी की तरफ से कथाएं और बाकी धार्मिक आयोजन भी कराए जा रहे हैं। मंदिरों के पुजारियों को लामबंद करने के मकसद से पिछले साल नवंबर में कांग्रेस ने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया था। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राम वन गमन पथ को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और इस बार भी उसका जोर इस मुद्दे पर रहने की उम्मीद है। इसके अलावा धर्म संवाद कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस पार्टी धर्माचार्यों को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर भी काम कर रही है। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली खबर देखिए। मणिपुर के संदर्भ में जातीय हिंसा को लेकर ये खबर आज की। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर कुकी समुदाय के महिलाओं ने प्रदर्शन किया। मणिपुर में जारी हिंसा के विरोध में कुकी महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं के हाथ में सेव कुकी लाइव्स लिखे पोस्टर्स थे। गृह मंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं बताना चाहती थी महिलाएं। दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई गृह मंत्री के आवास के बाहर सुरक्षा। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर मध्य प्रदेश से। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की काट के लिए शिवराज क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में पुजारियों को लेकर खास तैयारियां हो रही हैं। शिवराज सिंह चौहान का यह ऐलान। एमपी में अब पुजारियों को मिलेंगे हर महीने 5,000। जिन मंदिरों के पास खेती की जमीन नहीं वहां के पुजारियों को मिलेंगे पैसे। शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, मंदिरों की जमीन अब कलेक्टर नहीं पुजारी ही कर सकेंगे नीलाम। स्कूलों में भगवान परशुराम की पढ़ाई जाएगी गाथा और साथ ही जयंती के दिन मध्य प्रदेश में रहेगी सरकारी छुट्टी। और अगली अहम खबर देखिए। राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी की अटकलों के बीच सचिन पायलट फिर पहुंचे दिल्ली। सोर्सेस के मुताबिक अगले 2 दिनों तक कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ होगी मुलाकात। राजस्थान के सीनियर बीजेपी लीडर राजेंद्र राठौर ने कहा, पायलट का विमान ऑटो मोड पर है, कहां जाकर उतरेगा या क्रैश होगा ये वक्त ही बताएगा। बालासोर ट्रेन हादसे के पीड़ित लोगों को टीएमसी की तरफ से राहत देने का जो कदम उठाया गया उसमें अब पॉलिटिक्स शुरू है। वजह क्या है, ये रिपोर्ट। बालासोर ट्रेन हादसे में बंगाल के पीड़ितों को टीएमसी की तरफ से आर्थिक मदद पर सियासत गर्म हो गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने किया है कि ममता बनर्जी के निर्देश पर उनके मंत्री ने मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन ये भी बताएं कि ये 2,000 रुपए के नोटों के बंडल का सोर्स क्या है। मजुमदार ने वीडियो शेयर किया जिसमें 3 महिलाएं 2-2 हजार रुपए के नोट लिए बैठी हैं। वीडियो पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि ये टीएमसी का काले धन को सफेद करने का तरीका तो नहीं है। नोट बंद होने के बाद क्या ममता ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है? टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने बीजेपी नेता के आरोपों को निराधार बताया है और सवाल किया है कि क्या 2000 का नोट अमान्य है। ये वही बीजेपी सरकार है जिसने इस नोट को पेश किया था। अगर कोई किसी को 2000 का नोट देता है तो यह अवैध या काला धन नहीं है। पिछले दिनों टीएमसी ने बंगाल से ताल्लुक रखने वाले मृतकों के परिजनों की आर्थिक मदद का ऐलान किया था। और बिग एंड बोल्ड में अब एक ऐसे वायरल वीडियो की जिसे लेकर इन दिनों मध्य प्रदेश के साधु संत नाराज हैं। इस वीडियो में देवऋषि नारद और भगवान शिव महाकाल लोक में गिरी सप्तऋषि की प्रतिमाओं को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं। वहां जो प्रतिमाएं गिर गई थी तूफान में, उनको लेकर शिव और नारद के बीच संवाद दिखाया गया है। बताया जाता है कि वीडियो टीवी सीरियल देवों के देव महादेव के कुछ पार्ट को एडिट और डब करके बनाया गया है। 46 सेकंड के इस वीडियो में आखिर में भगवान शिव के किरदार में दिख रहे एक्टर का डायलॉग है, इस बार कमलनाथ को ही लाना होगा। साधु संतों ने इस वीडियो को सनातन धर्म और संस्कृति का अपमान बताया है और इसके खिलाफ कोर्ट जाने का मन भी बना रहे हैं। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड में आज के बिग पॉलिटिकल पिक थे। जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ की। उन्होंने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगने वाले विपक्षी नेताओं को भी नसीहत दी कि अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगना बुद्धिमानी का काम नहीं है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे। वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश ने उन्हें केंद्र के खिलाफ समर्थन देने का भरोसा दिया और अध्यादेश को एंटी डेमोक्रेटिक बताया।
एमएसपी के लिए हरियाणा में जारी किसानों के प्रदर्शन को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत पर राकेश टिकैत का बयान दिया। उन्होंने कहा, सरकार केवल कागजों पर एमएसपी बढ़ाने की बात करती है, क्योंकि किसानों को तो चवन्नी भी नहीं मिल रही। सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। बीबीसी के भारत में टैक्स चोरी के आरोपों को स्वीकार करने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विदेशी मीडिया ग्रुप पर तंज कसा। उन्होंने कहा, बीबीसी की कमान भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों के हाथों में है। राहुल गांधी के रियर व्यू मिरर वाले बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा, पिछले शीशे में भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें देश को कलंकित करने वाले दिखाई पड़ते हैं। बिग एंड बोल्ड में अब आपको लिए चलता हूं इंटरनेशनल खबरों की तरफ। वक्त कम बचा है, बहुत जल्दी ये खबरें आपको बता देता हूं। इंटरनेशनल पहली अहम खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने काखोवका डैम ब्लास्ट को बताया टेरर अटैक। कहा, सामूहिक नरसंहार के लिए पर्यावरण बॉम्ब का हुआ इस्तेमाल। पिछले साल अक्टूबर में जेलेंस्की ने आशंका जताई थी कि रूस का काखोवका डैम ये बर्बाद कर देगा। अब तक 40,000 लोगों को बाढ़ से प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू किया जा चुका है। और अगली अहम खबर, काखोवका डैम ब्लास्ट मामले में ब्रिटेन ने जांच शुरू कर। ऋषि सुनक ने कहा, ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी जांच करेगी। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर डैम उड़ाने का आरोप लगाया है। मंगलवार को खैरसोन के रूसी कब्जे वाले इलाके में बने इस डैम पर ब्लास्ट हुआ। नीपर नदी पर बने डैम के टूटने की वजह से 4.8 अरब गैलन पानी खैरसोन शहर में घुस गया। हजारों बिल्डिंग कई फीट पानी में डूब गई। 40,000 लोगों को वहां से सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा। कईयों की मौत की भी खबर है। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर, रूस के मिसाइल हमलों से निपटने की तैयारी में है यूक्रेन। अब एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने में लगा हुआ है यूक्रेन। कीव की नजर कम से कम 50 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पर है। पिछले महीने पेट्रियट की मदद से यूक्रेन ने रूसी किंजल मिसाइल को किया था तबाह। अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लेकिन 50 पेट्रियट बैटरीज, क्या ये संभव हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। रूस के बांध पर हमले के बाद जवाब में यूक्रेन ने खार्किव में कुपियांस्क में अमोनिया की उस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया जहां से असल में रशिया अपनी गैस की सप्लाई करता है। पाइपलाइन के जरिए रूस से यूरोप के देशों को सप्लाई होती थी ये गैस। इस हमले से रूस में पुतिन को एक बार फिर चुनौती मिली। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। जापान सी में चीन और रूस की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। दोनों देशों के 4 बॉम्बर्स ने जापान के पास यहां पेट्रोलिंग की और 2 चाइनीज H-6 और 2 रशियन Tu-95 बॉम्बर्स यहां देखे गए। जापान सागर से ईस्ट चाइना सी की ओर ये उड़ान हुई और जापान ने डिप्लोमेटिक चैनल से इसको लेकर अपना विरोध भी दर्ज करा दिया है कि चाइना और रशिया की ये ज्वाइंट पेट्रोलिंग है। पेट्रोलिंग ये एक तरीके की घुड़की है, इंटिमिडेशन है। और इजिप्ट की राजधानी काहिरा में कुदरत के कहर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। अब मंगलवार को अचानक मौसम बदला और काहिरा भीषण रेतीले तूफान की चपेट में आ गया। तूफान इतना भयंकर था कि दिन में अंधेरा छा गया। तस्वीरें देखकर भी किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। मंजर इतना खौफनाक था कि शहर में तफरी मच गई। तूफान ने शहर में भयंकर तबाही मचाई। सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और 4 लोगों की जान भी चली गई। सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही थी जिधर निगाहें घुमाओ। और अगली अहम खबर, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत की जमकर तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम के टॉप ऑफिसर स्कॉट कैंपबेल ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अब निभा रहा है विश्व स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। भारत के साथ साझेदारी अमेरिका के लिए सबसे मजबूत संबंधों में से एक। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी बांधे भारत की तारीफों के पुल। कहा, पीएम मोदी की राजकीय यात्रा की मेजबानी करने के लिए अमेरिका बेहद उत्सुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। और अब ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेने का असर क्या हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया है। 1400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम यह मिसाइल किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। यही वजह है कि इजराइल टेंशन में है। इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और आयरन बीम है। आयरन बीम लेजर बेस्ड है। ये दोनों डिफेंस सिस्टम मिसाइल, मोटार और रॉकेट्स को तबाह करने में सक्षम है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता इनमें नहीं है। यही इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की घोषणा ऐसे वक्त में की है जब परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और उसके करीबी देशों में तनाव चरम पर है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा पहले से ही है। अब उसके हाइपरसोनिक पावर से इजराइल समेत आसपास के देशों में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, भारत और जर्मनी के बीच पनडुब्बियां बनाने की बड़ी डील हो सकती है। यहां आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत के इस हाईटेक स्टूडियो में यह खबर। यहां पर देखिए, भारत काफी वक्त से चाहता है कि वो जर्मनी के साथ मिलकर ही पनडुब्बियां बनाए।
अब आपको बताते हैं कि आखिर जर्मनी से ही ये डील क्यों करना चाहता है भारत। दरअसल जर्मनी के पास सबमरीन की AIP यानी इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है। जिन पनडुब्बियों में ये टेक्नोलॉजी होती है वो लंबे वक्त तक पानी के अंदर रह सकती हैं। उन्हें बाकी पनडुब्बियों की तरह बार बार समुद्र की सतह पर नहीं जाना पड़ता। न्यूक्लियर सबमरीन को छोड़कर बाकी सभी पनडुब्बियों को हवा के लिए कुछ टाइम के बाद समुद्र की सतह पर आना पड़ता है। इस दौरान दुश्मन उनकी लोकेशन का पता लगाकर सबमरीन पर हमला कर सकता है। अगर भारत को यह टेक्नोलॉजी मिली तो फिर हिंद महासागर में चीन पर नजर रखना आसान होगा। हालांकि भारत में DRDO इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल क्विक टेक। इजराइल ने अपनी फ्लाइंग टैक्सी का सफल परीक्षण किया। इस टेस्ट में इजराइल की फ्लाइंग टैक्सी ने 2 लोगों के साथ करीब 220 किलोग्राम का वजन लेकर 30 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। इसका कमर्शियल प्रोडक्शन जल्द शुरू किया जाएगा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की अचानक रूस में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 216 यात्रियों और 16 क्रू मेंबर्स वाली फ्लाइट को टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मकदान में उतारा गया। बाद में यात्रियों को सुरक्षित अमेरिका पहुंचाने के लिए एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट से रवाना किया गया। अमेरिका के वर्जीनिया में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें एक की उम्र 19 साल बताई जा रही है। कनाडा के जंगलों में अब तक की सबसे भयानक आग धधक रही है। इन विनाशकारी लपटों ने 33,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को अपनी आगोश में ले रखा है। अमेरिकी प्रशासन ने न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, क्वींस और मैसाचुसेट्स में एयर अलर्ट जारी कर दिया है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर डेली मिरर के खिलाफ गवाही देने के लिए प्रिंस हैरी लंदन की एक अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने अखबार और उसके पत्रकारों पर फोन हैकिंग का आरोप लगाते हुए कहा, डेली मिरर की जासूसी और धोखे की वजह से उनके निजी जीवन पर काफी असर पड़ा है। और बिग एंड बोल्ड में आपको बताता हूं, अंतरिक्ष से आ रही एक चट्टानी आफत के बारे में। आज धरती के करीब से गुजरेगा 2023 KW2 एस्ट्रॉयड और पृथ्वी की दूरी रह जाएगी महज 45 लाख किलोमीटर। 36,371 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा है। ये 2023 KW2 साइज बोइंग 747 प्लेन के बराबर। नासा के साइंटिस्ट अल्ट्रा मॉडर्न टेलीस्कोप से रख रहे हैं इस पर निगाह। और अगली अहम खबर आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली से, जहां हाईवे पर बियर लूटने की होड़ दिखाई दी। शराब की पेटी ले जा रहा ट्रक पलटा और बियर सड़क पर बिखर गई। हैरानी की बात यह है कि लोग ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की मदद करने के बजाय बियर लूटने की तरफ दौड़ पड़े। वायरल तस्वीर में साफ दिख रहा है, बियर कार्टन चुरा कर लोग भागे जा रहे हैं। तो इनको भयंकर ठंडी नहीं चाहिए, इससे भी इनका काम चलेगा। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। सरिता विहार फ्लाईओवर ये कितने दिनों के लिए बंद रहेगा, कौन सा हिस्सा कब खुलेगा, ये आपके लिए, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, जान लेना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी से रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के सरिता विहार फ्लाईओवर की हैं, जो मेंटेनेंस वर्क के चलते अगले 50 दिनों तक बंद रहेगा। यानी अगले 50 दिनों तक दिल्ली NCR के कई लोगों को ट्रैफिक जाम की मुश्किलों से 2-4 होना पड़ेगा। मरम्मत का ये काम 4 चरणों में किया जाएगा। पहले और दूसरे फेज में आश्रम से बदरपुर तक फ्लाईओवर के हिस्से को ठीक किया जाएगा। तीसरे और चौथे चरण में बदरपुर से आश्रम की तरफ जाने वाले हिस्से को रिपेयर किया जाएगा। परेशानी से बचने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों को निर्देश दिए गए कि जरूरत पड़ने पर नोएडा से सरिता विहार होते हुए फरीदाबाद को जाने वाले ट्रैफिक को मथुरा रोड पर डाइवर्ट किया जाएगा। अगर आप मथुरा रोड से बदरपुर या फरीदाबाद की तरफ जा रहे हैं तो सरिता विहार फ्लाईओवर के स्लिप रोड का इस्तेमाल करें। फिर मथुरा रोड जाने के लिए 13A पॉइंट से यू टर्न लें। नोएडा की तरफ जाने वालों को आश्रम चौक होते हुए DND का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, अस्पताल जाने वाले लोगों को एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलने की हिदायत दी गई है। और अगले 7 साल में आर्कटिक ओशन की सारी बर्फ पिघल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको समझाता हूं कि यह खबर आपके लिए क्यों जरूरी है। आर्कटिक ओशन के ज्यादातर हिस्से में बर्फ जमी होती है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे ठंडा महासागर कहा जाता है। लेकिन जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम लोग से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी वजह से इस महासागर की ठंडक अगले 7 साल में समाप्त हो जाएगी। ये दावा नेचर कम्युनिकेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है कि 2030 तक आर्कटिक ओशन की पूरी बर्फ पिघल जाएगी। एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले आर्कटिक में तापमान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और इससे होगा ये कि बर्फ तेजी से पिघलेगी और समुद्र का जलस्तर भी उतनी तेजी से बढ़ेगा। और अगर समुद्र का जलस्तर कुछ इंच भी ऊपर आया तो न जाने दुनिया के कितने ही देश जल समाधि ले लेंगे। और अगली अहम खबर जम्मू कश्मीर से, यहां के सिद्रा में बने तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट आम जनता के लिए कल से खोलेंगे। माता वैष्णो देवी दरबार के बाद सबसे बड़ा मंदिर है ये। हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए यहां पहुंचेंगे। जम्मू में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोकल अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। तिरुपति का ये मंदिर तिरुपति
तिरुमला देवस्थानम की तरफ से ही चलाया जाएगा। बिना वेंकटेशम ननाथो ननाथ सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेशो प्रसीद प्रसीद प्रियम वेंकटेशो प्रयक्षो प्रयक्षो। अब यहां पर भी आप पहुंच भगवान वेंकटेश के दर्शन कर सकते हैं। और बिग बी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो मुंबई के अपने बंगले जलसा के गेट पर फैन से मुलाकात कर रहे हैं। इस वीडियो में वो छोटे छोटे बच्चों से बात करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में अमिताभ बच्चन सफेद रंग के कुर्ता पजामे में नजर आ रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात की है कि उन्होंने पैर में कोई जूता या चप्पल नहीं पहना होता। बिग बी ने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट के कैप्शन में इसकी वजह भी बताई है। अमिताभ बच्चन के मुताबिक रविवार को उनसे मिलने आने वाले शुभचिंतक मंदिर के समान हैं और लोग नंगे पैर ही तो मंदिर जाते हैं। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन पिछले करीब 40 साल से हर रविवार अपने घर जलसा के बाहर फैन से मुलाकात करते हैं। अगर किसी वजह से वो रविवार को घर पर नहीं होते या शूट में बिजी होते हैं तो अपने ब्लॉग में उसकी जानकारी जरूर देते हैं। और अब बहुत जल्दी से देखिए बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग क्विक टेक्स। दुनिया के तीसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रूस के करेन खाचानोव को हराकर फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब वो अपने 23वें ग्रैंड स्लैम से सिर्फ कदम दूर हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज से होगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी ने हेड कांस्टेबल ग्रुप सी में भर्तियों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 9 जून से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। कल के सपाट कारोबार के बाद आज शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स जहां 350 अंक बढ़कर 63,000 के पार चला गया तो वहीं निफ्टी 127 अंक की बढ़ोतरी के साथ 18,726 पर जाकर बंद हुआ। निवेशकों की संपत्ति में भी 2.41 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है। सोशल मीडिया पर आजकल एक बेबी गोरिल्ला काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि जैसे ही गोरिल्ला का पिता उसकी मां पर हावी होने की कोशिश करता है, बेबी गोरिल्ला बीच में कूद जाता है और फिर मां बेटे मिलकर नर गोरिल्ला को खूब दौड़ाते हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी अपने पुराने क्लब बार्सिलोना में वापसी कर सकते हैं। यह दावा उनके पिता ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर मेसी वापसी करते हैं तो उन्हें खुशी होगी। और बिग एंड बोल्ड में अब आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के इतिहास की ऐसी अद्भुत झलक जिसे देखकर आपको अपनी विरासत पर और अपने पूर्वजों पर गर्व होगा। दिल्ली के जंतर मंतर की आज बात। 1724 में जयपुर के महाराज जय सिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था। 300 साल पहले समय अंतरिक्ष की स्टडी के लिए, गणना के लिए जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े पत्थर से बनी सूर्य घड़ी आज भी सन डायल मौजूद है। सटीक समय, ग्रहों की गति को मापने के लिए अलग अलग तरह के यंत्र, सूर्य की सहायता से वक्त और ग्रहों की जानकारी, सटीक जानकारी के लिए बनाया गया था। और साल के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन के बारे में भी ये बताता है। मिस्र यंत्र खगोलीय पिंडों के बारे में बताता है और राम यंत्र और जय प्रकाश यंत्र भी यहाँ मौजूद है। एंड बोल्ड स्पेशल अगले कुछ महीने बड़े सेंसिटिव होने वाले हैं। आने वाले दिनों में बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। देश में अलग अलग सियासी दंगाई प्रयोग शुरू हो गए हैं जिनके टारगेट पर 24 का चुनाव है और तरीका सीधे सीधे हिंदू मुसलमान करने का है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इसी का रिएक्शन दिखाई दिया। अचानक महाराष्ट्र में औरंगजेब को महान बताने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले अहमदनगर में पोस्टर लहराना, फिर व्हाट्सएप स्टेटस में औरंगजेब महान वाले पोस्ट शेयर करना और सीधे हिंदुओं को उकसाना। लेकिन ये प्रयोग सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसको एक्सपोज नहीं किया गया तो ये पूरे देश में एक्टिव हो सकता है। ये प्रयोग कहां से शुरू हुआ, कैसे इसकी टाइमलाइन सेट की गई, पूरी डिटेल ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है। देश में औरंगजेब को महान बनाने वाला इकोसिस्टम एक्टिव है। महाराष्ट्र के 2 शहरों में आक्रांत औरंगजेब के नाम पर आग लगी है। महाराष्ट्र में नई महाभारत छिड़ी है। 2 दिन पहले अहमदनगर और आज कोल्हापुर में मजहबी जंग छिड़ी है। सवाल ये, इकोसिस्टम कहां से एक्टिव हुआ? इकोसिस्टम को किसने एक्टिव किया? इकोसिस्टम का मास्टरमाइंड कौन है? इकोसिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है?
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज जो कुछ हुआ वो एक दिन की कहानी नहीं, न ये गलती है और ना ही गलती से हुआ, ना ही ये एक्शन का रिएक्शन है। कोल्हापुर में जो हुआ वो इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसे पूरी प्लानिंग के साथ सोच समझकर अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र में आक्रांता औरंगजेब पर मजहबी मैदान कैसे तैयार हुआ, औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र में आग कैसे लगी, इसको समझने के लिए औरंगजेब के मुद्दे को महाराष्ट्र से उठाकर पैन इंडिया लेवल पर देखना होगा। और जब हमने पैन इंडिया लेवल पर मुद्दे को देखा तो औरंगजेब के इकोसिस्टम का असल खेल खुला। पूरी प्लानिंग और पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इकोसिस्टम का मजहबी खेल डिकोड हो जाएगा। पिछले 1 साल में देश में औरंगजेब को महान बताने के प्लान पर काम चल रहा है। करीब 350 साल पहले औरंगजेब की मौत हो गई, लेकिन हिंदुस्तान में औरंगजेब हमेशा जिंदा हो जाता है। तो सबसे पहले इसे समझिए। काशी में ज्ञानवापी को लेकर जो विवाद है उसके मूल में औरंगजेब है। औरंगजेब ने ही मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, लेकिन मुस्लिम पक्ष एएसआई के सर्वे का विरोध करते हुए बोलता है कि औरंगजेब निर्दयी नहीं था और उसने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को नहीं तोड़ा। तो दूसरी तरफ यूपी की मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस चल रहा है। औरंगजेब ने ही श्री कृष्ण मंदिर को तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनाई, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे भी इनकार करता है। फरवरी 2023 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद को पुरानी पहचान लौटाई गई। मराठा शासकों के नाम पर औरंगाबाद फिर संभाजी नगर हो गया। जैसे औरंगजेब के अत्याचारों के जख्म को भरने की कोशिश होती है तो इसे मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। ऐसा माहौल बनाया गया कि अगर आप औरंगजेब के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो मुसलमानों के खिलाफ होगा। और इस काम को करने में सबसे आगे रहे हैदराबादी भाईजान। मई 2022 को छोटे ओवैसी मतलब अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाए, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी महाभारत छिड़ गई। औरंगाबाद को भी जब पुरानी पहचान लौटाई गई तो ओवैसी की पार्टी ने जोर शोर से विरोध किया, धरने प्रदर्शन और औरंगजेब के महिमा मंडन का काम किया। और लेटेस्ट ये कि 4 जून को अहमदनगर में जानबूझकर जुलूस में औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए, भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई। और इन सारे डॉट्स को अगर आपस में कनेक्ट करें तो साफ हो जाएगा कि जो हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा। इसके पीछे इकोसिस्टम है जिसका मिशन है औरंगजेब की सोच को हिंदुस्तान में जिंदा रखना। इसी का नतीजा ये कि व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए जा रहे हैं कि औरंगजेब महान है। नफरती इकोसिस्टम औरंगजेब का महिमामंडन करने पर मुसलमानों को मोबिलाइज करने में जुटा है। इसके लिए औरंगजेब के सपोर्ट में विचारधारा को तैयार किया जा रहा है, लोगों का नया माइंडसेट बनाया जा रहा है। नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि औरंगजेब आक्रांता नहीं, मुसलमानों का मसीहा था। औरंगजेब इस्लाम का सच्चा अनुयायी था। वो मुगल काल का सबसे बेहतरीन शासक था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो हुआ वो इसी प्लानिंग का परिणाम है। इकोसिस्टम के फॉल्स नैरेटिव की पोल आगे खोलेंगे, लेकिन उससे पहले यह देख लीजिए कोल्हापुर में कैसे औरंगजेब के नाम पर कोहराम मचा है। कोल्हापुर की कहानी 4 तस्वीरों से समझिए। कोल्हापुर में औरंगजेबी सोच के विरोध में हिंदू संगठन ने बंद बुलाया था। कोल्हापुर में मराठा गौरव के प्रतीक शिवाजी की मूर्ति के नीचे हिंदू संगठन से जुड़े लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाला ग्रुप सामने आ गया, जिसके बाद दोनों गुटों में टकराव के हालात बने। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये कोई पहली बार नहीं है जब कोल्हापुर में किसी ने औरंगजेब को लेकर के अपना व्हाट्सएप स्टेटस रखा हो। 3 महीने पहले भी मार्च में ऐसे ही मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिन्होंने औरंगजेब को लेकर ही अपना व्हाट्सएप स्टेटस रखा था। तब भी लोगों में काफी गुस्सा था। वापस से जब ये घटना 6 जून मंगलवार को घटी, तब लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और इसी के बाद हिंदुत्ववादी संगठनों ने और इलाके के गुस्साए लोगों ने बुधवार यानी 7 जून को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आंदोलन निकालने की ठानी। और जब लोग इकट्ठा हो गए और जैसे ही भीड़ बेकाबू हो गई, भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि 4 जून यानी रविवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब को लेकर पोस्टरबाजी की गई। जुलूस में जानबूझकर औरंगजेब के पोस्टर लगाए गए।
व्हाट्सएप पर औरंगजेब की फोटो और स्टेटस लगाए गए। इकोसिस्टम ने प्लान बनाकर सोशल मीडिया पर औरंगजेब को ट्रेंड करवाया और हिंदू संगठन इसी सोच का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। मंगलवार शाम 6 जून को अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के मामले में पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन ये लोग नाबालिग हैं। इनके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है, लेकिन मोबाइल फोन में से इस व्हाट्सएप स्टेटस को डिलीट कर दिया गया है, जिसको लेकर के ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। ऐसे में पुलिस जानना चाहती है कि आखिर व्हाट्सएप का जो स्टेटस है वो क्या था, उसका कंटेंट क्या था, कितना वो भड़काऊ था, और इसीलिए किए हुए व्हाट्सएप स्टेटस को रिकवर पुलिस करना चाहती है। उसे रिट्रीव करने के लिए अब वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी मदद ले रही है। वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या वाकई में ये नाबालिग बच्चों ने खुद से ये व्हाट्सएप स्टेटस रखा, या ये सिर्फ एक मोहरा है किसी बड़ी साजिश का, कोई और इसके पीछे है जो चाहता था कि ये व्हाट्सएप स्टेटस रखा जाए ताकि पुलिस की जांच से बचा जा सके। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि पिछले कई दिनों में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जो दूसरे जो कई सारी जो कहानियां हुई है, जो किस्से हुए हैं या जो मामले हुए हैं जिसमें शांति भंग करने की कोशिश की गई है, दंगे भड़काने की कोशिश की गई है, क्या कोल्हापुर का ये व्हाट्सएप स्टेटस मामला भी उसी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है या नहीं। अभी ताजा हालात ये कि महाराष्ट्र में अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया। स्टेटस लगाने वाले पुलिस की हिरासत में हैं। कोल्हापुर में कल कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस रखा है, ऐसी कंप्लेंट आई थी। अकॉर्डिंगली 2 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए, उसमें 5 लोग थे, उनको डिटेन किया गया था। जो मॉब आया था कल लक्ष्मीपुरी पुलिस स्टेशन के सामने, उनको ऑफेंसेस रजिस्टर हम कर रहे हैं। इसी जानकारी देने के बाद जब वो वापस जा रहा था तब कुछ मिसक्रिएंट्स थे, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आज उन्होंने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था और वो एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। उनसे भी बात करने के बाद उनका आंदोलन जब खत्म हुआ और लोग वापस जाने लगे, तो वापस कल की तरह ही कुछ मिसक्रिएंट्स ने स्टोन पेल्टिंग की है। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से जो हो रहा है, पॉलिटिकल पंडित इसे 2024 के आम चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। महाराष्ट्र के इस मजहबी एक्सपेरिमेंट का सेंटर दिल्ली को बता रहे हैं और ये कनेक्शन एकदम फिट हो रहा है। अनुमान सही साबित हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी तापमान चढ़ना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी और शिंदे की गठबंधन की सरकार है। शिंदे दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि इस इकोसिस्टम की पूरी बखियां उधेड़ देंगे। देखिए, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे, या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब की औलादें कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। सरकार इकोसिस्टम का राज फाश करने की बात कर रही है और विपक्षी पार्टियां इकोसिस्टम के एक्टिव होने को लेकर सरकार को घेर रही हैं। मेरे ख्याल से होम मिनिस्ट्री का एक इंटेलिजेंस सोर्स होता है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इनटू द होम मिनिस्ट्री इटसेल्फ डायरेक्टली एट द टॉप। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है ना। इनका इंटेलिजेंस क्या कहिए जा रहा है, कितनी चीजें, मैं आपको 10 चीजें बता सकती हूँ विच द इंटेलिजेंस हैड वार्न्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द होम मिनिस्ट्री हैज डन नथिंग। सो इट्स अ फेलियर ऑफ द मिनिस्ट्री। You can't blame other people and political parties for it. It's high time the ministry owns up to something that they should own up to. औरंगजेब ने भारत पर 1658 से 1707 तक राज किया। इतिहासकारों के मुताबिक उसके शासनकाल में भारत में 1000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। हिंदुओं पर अत्याचार के लिए औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लगाया, हिंदुओं के लिए बेहद कठोर नियम बनाए। उसने इस्लाम को अपने शासन का आधार बनाया और हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर टैक्स लगा दिया।
इतना ही नहीं, औरंगजेब ने हिंदू रीति रिवाज से मनाए जाने वाले त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब हर उस शख्स से नफरत करता था जिसे हिंदू धर्म से लगाव था, और इसी फितूर में उसने अपनी बेटी को 20 साल तक यातनाएं दी। इतिहासकारों के मुताबिक ज़ैबुन्निसा ने 2 गलतियां की। पहला, उसने हिंदू राजा से प्यार किया। जब औरंगजेब ने पाबंदी लगाई तो ज़ैबुन्निसा कृष्ण भक्त बन गई, और यही बात औरंगजेब को नाकाबिले बर्दाश्त हुई और इसने ज़ैबुन्निसा को 20 साल तक कैद में रखा, और आखिरकार 1707 में यातनाएं झेलते हुए ज़ैबुन्निसा की कैद में मौत हो गई। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की गर्दन काट दी। इसकी 2 बड़ी वजह, पहला, वो शाहजहां के बाद मुगल सल्तनत का उत्तराधिकारी था, तो दूसरा ये कि शिकोह का झुकाव हिंदू धर्म की तरफ था। औरंगजेब ने इस्लाम का इस्तेमाल अपने निजी वेंडेटा को पूरा करने के लिए किया, और अब औरंगजेब का इस्तेमाल मुसलमानों के झंडा बरदार बनने के लिए सियासत में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।